Dance make it hurt. नमस्ते मेरी प्यारी जनतागण, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत, आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 1130 कॉमर्स पे। आज बहुत टाइम बाद वीडियो आई है। आई होप आप सभी ने टाइम टेबल का वीडियो देखा होगा एंड मैंने खुद ने कमेंट्स पढ़े हैं, सबको अच्छा लगा एंड बहुत सारी चीज़ें और भी बताई है लोगों ने, तो कोशिश करेंगे उस पर भी वीडियो जल्दी से जल्दी बना सकें। पर जैसा मैंने उस वीडियो में बोला है कि अपकमिंग जो हमारा वीक है, जो हमारा कमिंग वीक है, उसमें आपको बिल्कुल डॉट मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे पे कंप्लीट वीडियोस दी जाएंगी। आई नो कि इस हफ्ते में बहुत कुछ मैसअप हो गया है, वीडियो बहुत लेट आई हैं, टाइम गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हम करने वाले हैं यूनिट 1 का समअप। यूनिट 1 जो हमारी इकोनॉमिक्स की है उसको हम कम्प्लीटली ख़त्म करने वाले हैं और पार्ट 2 में हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हमारी यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगी एंड फिर मंडे से हम लोग हमारे शेड्यूल को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, स्केड्यूल को फॉलो करने वाले हैं। शेड्यूल सब एक ही बात है, ठीक है। लेकिन हमेशा की तरह मेरा आप सभी से निवेदन है कि बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक बटन को भी दबा दिया है, बेल आइकन को भी दबा दिया है, जिससे कि आपको कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना हो। और उसी के साथ साथ आप सभी को करना है हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे स्टडी मटेरियल, स्टडी अपडेट्स दिए जाएंगे। उसी के साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @padle.in। तो लेट्स बिगिन। चलो शुरू करते हैं, आज की सभा का प्रारंभ करते हैं। तो हमने यूनिट 1 के जो बेसिक्स में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, तो वो ओइक्योनॉमस था, हाउस मैनेजमेंट, जिसका मतलब ओइक्योनॉमस जिसका मीनिंग था हाउस मैनेजमेंट ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज सो एज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स। ठीक है, हमें एक्टिविटीज़ को ऐसे मैनेज करना है जिससे हम ह्यूमन वांट्स को जितना हो सके उतना ज़्यादा हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि हम सहमत हो गए, संतुष्ट हो गए हैं। खैर इंसानी जीवन है, संतुष्ट कोई नहीं होता है, बट फिर भी हमने एक कोशिश करी है कि हम संतुष्ट हो चुके हैं। ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं आज का खतरनाक, मतलब ये भी बेसिक ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बेसिक है। ये आपको 12th में भी काम आएगा, ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपके बेस को प्रिपेयर करेगा। और हम सभी जानते हैं कि अगर बेस फाउंडेशन सही नहीं हो तो कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो 12th में कोई प्रॉब्लम फेस ना करो, इसलिए आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना। अपने मतलब मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल पास रख लेना, लैपटॉप में देख रहे हो तो लैपटॉप पास रख लेना, मोबाइल दूर रख लेना, पर आज के वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना। ठीक है, कुछ बहुत अच्छा पढ़ने को मिलेगा, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत खूबसूरत सा सफ़र है ये छोटा सा। तो जल्दी समअप करते हैं फटाफट, फिर हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। हमने पहले पढ़ी थी कि जो बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमी की वो क्या थी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। व्यक्ति चॉइस नहीं कर पाता है कि मुझे कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव चाहिए, लेकिन हमारे पास में उसको पढ़ने के साथ साथ हमें ये इन 3 प्रॉब्लम को पढ़ना बहुत 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 ज़रूरी है। गाइस, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जो हैं वो हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। अब ये क्यों आती हैं ये हम देखेंगे, लेकिन ये सबसे पहली चीज़ है क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उनके अल्टरनेटिव यूज़ हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारे पास में आती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए। ठीक है, तो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, पर मैं यहाँ भी लिख देती हूँ। ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे क्या बनाया जाए। ठीक है, क्या बनाए, फिर हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे बनाएं। राइटिंग थोड़ी सी अच्छी आ रही है आज, पर ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस में लिखेंगे हम किसके लिए। ठीक है, किसके लिए बनाया जाए। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, क्या, कैसे और किसके लिए बनाया जाए। ठीक है, तो मेरे साथ में करो ऐसे, क्या, कैसे, किसके लिए बनाया जाए। ठीक है, तो ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं,
फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं, ठीक है। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है। अब इनकी मीनिंग समझ लेते हैं कि ये भी क्यों अराइज हो रही हैं। तो पहला है, अब क्या बनाएं भाई, क्या बनाएं हम। हमारे पास में प्रॉब्लम जो है वो है इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब क्या बनाएं में सबसे पहले आता है कि कैसे गुड्स बनाएं हम, मतलब ऐसे हमें वो सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमें ऐसे गुड्स और सर्विसेज को बनाना रहेगा कि जो हम सोसाइटी में बांट सकें, ठीक है। तो वो सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये वही है कि सॉरी हमारे पास में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है सिलेक्ट करने में कि हमको कौन से गुड्स बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। पहले अगर हम सोच भी लें कि ठीक है मुझे आज ये गुड बनाना है, मुझे इसको प्रोडक्शन पे लेना है, पर मैं इसको कितनी क्वांटिटी में बनाऊँ, क्या श्योरिटी है, क्या गारंटी है कि जो मैं बनाने वाली हूँ, जितनी क्वांटिटी में बनाने वाली हूँ, वो बिक जाएगा। तो यहाँ पर वही है कि आपको ये समझना है कि कौन सी कमोडिटी को बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, वो आपको पढ़ने को मिलेगा व्हाट टू प्रोड्यूस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या बनाए, ठीक है। अब है कैसे बनाएं। अब इसमें क्या होता है ना कि हमारी छोटी सी इंडिया, मतलब हमारा बहुत बड़ा सुंदर खूबसूरत सा भारत सा देश है, भारत सा, ठीक है। हमारा खूबसूरत भारत देश है, जिसमें क्या होता है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है टेक्निक को सिलेक्ट करने में। पहले हमको पहले टेक्निक में नहीं, हमको पहले गुड्स को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी कि किस गुड्स को बनाएं जिससे डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाए, लोग भी सेटिस्फाइड रहें और हमें भी गारंटी रहे, हमें भी श्योरिटी रहे कि हमारा माल बिक जाएगा, ठीक है। जितना भी बनाएंगे, जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे वो सब बिक जाएगा। पर यहाँ पर कैसे बनाए में आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम में आपको देखने को मिलता है कि आपको टेक्निक को सिलेक्ट करना रहता है। टेक्निक कौन सी होती है, हमारे पास में दो टेक्निक होती हैं। सबसे पहली है हमारी लेबर इंटेंसिव, ओहो वाह मेरा पेन कैसे चल रहा है। सबसे पहली हमारी लेबर इंटेंसिव और दूसरी हमारी सुंदर सी कैपिटल, ठीक है। लेबर इंटेंसिव में क्या होता है कि आपको लगते हैं लेबर, जहाँ पे आप कम कैपिटल में प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको मजदूर लगते हैं, वो लोग प्रोडक्शन ले लेते हैं। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है कि बड़ी बड़ी मशीन, बड़े बड़े प्लांट जो है वो प्रोडक्शन करते हैं, तो वो होती कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पे लेबर भरपूर मात्रा में, जैसे हमारे भारत देश, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और यहाँ पर जो रोज़गार करने वाले लोग हैं, मज़दूर हैं, वो भी मौजूद हैं, ठीक है, वो करना चाहते हैं काम। तो हमारे यहाँ पे लेबर बहुत एडिक्वेट अमाउंट, क्वांटिटी एडिक्वेट हमारे पास में प्रेजेंट है। तो हमारे पास में लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो होती हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ जिनके पास में अथाह पैसा है, जो कि बड़े बड़े प्लांट को इंस्टॉल करा सकते हैं और प्रोडक्शन सिर्फ उस प्लांट्स के साथ ही करते हैं वो लोग, ठीक है। तो कैसे बनाए में कि आपको लेबर इंटेंसिव को चूज़ करना है या आपको कैपिटल इंटेंसिव को चूज़ करना है, ये डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है। अगर आप लेबर इंटेंसिव लेते हो तो आपके पास में कम कैपिटल लगेगी और आपको लेबर लगेंगे, लेकिन अगर आप कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जाते हो तो आपको पैसा बहुत लगने वाला है, क्योंकि मशीन्स को इंस्टॉल कराना रहेगा। बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, बहुत एडवांस लेवल की मशीन होती हैं, तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए और उस उस प्लांट को रखने के लिए आपको एरिया भी वैसा चाहिए रहता है, ठीक है। तो ये हो जाता है कैसे बनाएं की प्रॉब्लम में आपको टेक्निक को इस्तेमाल करना, सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी बेस्ट पॉसिबल टेक्निक आप लोग यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो है वो गुड्स मार्केट में बिक जाए। अब क्योंकि देखो हम जानते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति जो है, हमारी भारतीय संस्कृति जो है, उसमें हम लोग यही देखते हैं कि हमारे पास में हैंडमेड प्रोडक्ट्स बहुत थे। पहले हमारी जो वेस्टर्न कल्चर था उसने भी हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट को ही देखा और वो उसी से इम्प्रेस भी हुए हैं कि हमारे यहाँ पे हाथ से वो कढ़ाई, बुनाई, सिलाई और वो सिल्क के जो कपड़े हम बनाते थे वो सब हमारे पास हाथ से ही बनता था, ठीक है। पर वो हैंडमेड जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत खूबसूरत होती हैं, वो बहुत कीमती होती हैं। पर वहीं पे कैपिटल इंटेंसिव जो होती हैं, मतलब जहाँ पे आपको मशीन से बनती हैं, वो है ना बहुत जल्दी बन जाती हैं। बनती वो भी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि दाल चावल हाथ से खाने का मज़ा और है और चम्मच से खाने का मज़ा और है। तो यहाँ पे दाल चावल हाथ से खाना मतलब कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल करना है, हमारी लेबर टेक्निक को। लेकिन दाल चावल को अगर चम्मच से खाना है तो वो हो जाएगी आपके लिए कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। तो हमारे लिए बेस्ट कौन सी है वो आप लोगों के ऊपर है कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है। अपने माहौल को देख के आप लोगों को सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है।
तो बेसिक सा समअप में कि यहाँ पर आपको टेक्निक को सिलेक्ट करना है कि आपको लेबर इंटेंसिव में जाना है या कैपिटल इंटेंसिव को चूज़ करना है, जिससे कि आपके गुड्स और प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है, कोई से भी चूज़ करो, बहुत अच्छा है। फिर है किसके लिए। अब आपको ये देखना है गाइज, प्लीज़ डोंट डाइवर्ट योर सेल्फ, बी हियर। किसके लिए इसलिए लिखा है थोड़ा सा एंटरटेनिंग वे में कि पढ़ने में मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, तो इस शब्द पे आप लोग गौर ना करें। ठीक है, ये वही है कि आपको यहाँ पे किस पढ़ना है, ना कि इज़ नॉट इक्वल्स टू किस। ठीक है, दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। अब हमारे भारत देश में दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ पर गरीब भी है, यहाँ पर अमीर भी है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहता है कि आप किस कैटेगरी के लोगों के लिए, किस कैटेगरी के लोगों के लिए आपको यहाँ पे गुड्स बनाना है। क्या आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो अल्टीमेट लग्जरियस है, तो वो सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर पाएंगे, या फिर ऐसा बनाऊं कि जो गरीब लोग अफोर्ड कर पाएँ। तो ये सिलेक्शन ना वो कैटेगरी के लिए है कि आपको कौन सी कैटेगरी के लिए गुड्स बनाने हैं, कि आपको अमीर वालों के लिए बनाना है कि गरीब वालों के लिए बनाना है, या फिर ज़्यादा अमीर थोड़ा कम गरीब, या फिर पूरा ही मतलब ज़्यादा गरीब और कम अमीर, यहाँ पे लिखा है ना मैंने, या फिर वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर या फिर लेस रिच, या फिर मोर रिच और लेस पुअर। कम गरीब और ज़्यादा अमीर के लिए, मतलब ज़्यादा गरीब और कम अमीर के लिए, या फिर ज़्यादा अमीर और कम गरीब के लिए। ये आपको सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि फिर क्या होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ें हम लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाते, पर हमारी ख़रीदने की इच्छा होती है। तो वो यही है कि इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस सोसाइटी के लिए, किस इंडिविजुअल के लिए प्रोडक्ट बनाना है, कौन से ग्रुप के लिए, कि रिच पीपल के लिए बनाना है या फिर पुअर पीपल के लिए, या फिर ज़्यादा रिच पीपल के लिए या कम गरीब के लिए, या फिर ज़्यादा गरीब के लिए या कम रिच के लिए। वो सिलेक्शन आपका रहेगा, वो आगे पढ़ोगे कि कैसे इसको हम लोग डील करते हैं, कैसे हम लोग इसको मतलब कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है कि क्या, कैसे, किसके लिए। ठीक है, तो ये अपने घर पे भी करना एंड कमरा बंद करके करना गाइस। ठीक है, वरना आपके माँ बाप मुझे मारने आ जाएंगे, मुझे डांट पड़ जाएगी कि क्या पढ़ा रही है ये मैडम, क्या पढ़ा रही है ये दीदी। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसलिए अकेले में टेक्निक को इस्तेमाल किया जाए। ये स्टंट अपने घर पर अकेले में करें। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरे साथ बोलो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है ये हम देखेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए नीचे लिख देती हूँ मेरा पेन। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जो खोया है, KHOY एडजस्ट कर लेना, खोया है वही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जो खोया है, जो चीज़ आपने खोई है, उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इट इज़ वेरी 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 सिंपल। ये टेक्निक है याद करने के लिए। इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि इज़ द कॉस्ट नेक्स्ट, ओहो पेन ऊपर थोड़ा, इज़ द कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खोया वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक जगह जॉब मिली है, आपकी जॉब अभी हाल फिलहाल पर मंथ आप लोग कमा रहे हैं, अपन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, हम लोग आगे चल के मस्त CA में CS करने वाले हैं और भी बड़ी बड़ी जगह जाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी जो सैलरी है ना, वो हमारी सैलरी अभी हाल फिलहाल में है हमारी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, पर मंथ आपकी सैलरी है, और आपको 2 और बैंक से जॉब मिले हैं, और वहाँ पे आपको उन्होंने जॉब सिलेक्शन पे बोला है कि आपकी जो सैलरी हो जाएगी, एक जगह आपकी 3 लाख सैलरी है और एक जगह आपकी 4 लाख रुपए सैलरी है। ठीक है, तो अब ताज्जुब सी बात है कि हम लोग हमेशा इधर ही मूव करेंगे। तो आपने इन दोनों के सिलेक्शन में बेस्ट अल्टरनेटिव क्या खोया, ये 3 लाख रुपए।
आप यहाँ भी जॉब कर सकते थे, लेकिन आपने सिलेक्ट करा है यहाँ जॉब करना, तो जो बेस्ट गया है कि अगर ये नहीं तो ये जाता, तो इसको जो आपने खोया है वो कहलाएगा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसी चीज़ को पाने में जो हम चीज़ खो रहे हैं वो बेस्ट अल्टरनेटिव हमारे लिए कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको और आगे देखने को मिलेगा, मैंने थोड़ा जल्दी समझा दिया, ये थोड़ा आगे होता है, पर याद रखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खोया है वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ में आया हो, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना गाइज। फिर है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी खूबसूरत, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है। बचपन में बच्चे जब हम पढ़ते हैं, मतलब बचपन हमारा 11th होता है, बचपन में हम जब पढ़ते हैं तो हमको ना ऐसा डर सा लगता है कि बाप रे ये कर्व्स कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पर कोई बात नहीं गाइज, रिलैक्स, हम है ना, हम सब कर सकते हैं, ठीक है। कोरोना नहीं हुआ है। It refers to curve which shows alternate, underline the words, alternate possible combination of two goods। सिर्फ दो ही गुड्स होंगे, अपने एडिशनल मत ले लेना, दो ही गुड्स हैं दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। आपको ये कर्व दिखाएगा कि दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को आप कैसे प्रोडक्शन पे ले सकते हो, कि आपने दो गुड्स प्रोडक्शन में लिए हैं और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन को आपको देखने को मिलेगा। तो वो जो कर्व बनता है वो प्रोडक्शन करने के बाद में, वो सारी प्रोसेस को देखने के बाद में जो कर्व बनता है वो कहलाता है PPC। हाँ ओके, इसका निकनेम भी लिख दूँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, बार बार नहीं बोलेंगे। तो अगर आज से आपको PPC बोला जाए तो मतलब क्या है हमारे लिए, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जहाँ पर जिस ग्राफ पे आपको देखने को मिलेगा कि दो गुड्स के अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हम वही व्हाट, हाउ, फॉर हुम टू प्रोड्यूस को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेते, फिर हम ग्राफ बनाएंगे, फिर हम आज ड्राइंग भी करने वाले हैं गाइस, ठीक है। अब इसको क्यों लेकर आया गया, रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, इसको क्यों लेकर आए हैं। तो इसका सबसे बड़ा लाने का मतलब भी यही था, उद्देश्य यही था, हमारा मेन मोटिव भी यही था कि हमें सॉल्व करना है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है ना, कि क्या, कैसे, क्या लिख रही हूँ मैं, और किसके लिए जो होने वाला है हमारा, वो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने इस PPC को इन्वेंट किया है। हम ही ने कर लिया है, कोई बात नहीं, मैं और नाम बता दूंगी। अब इसके निकनेम्स भी हैं, तो इन निकनेम्स को याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर सैल्यूट मारकर हर बार PPC नहीं लिखने वाला है। वो कन्फ्यूजन में डालने के लिए ज़रूर आपको इन 5 में से कोई एक नाम देगा, और आप फिर लोग सोचोगे कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये क्या पूछ लिया हमसे, तो धोखा तो नहीं हो गया हमारे साथ में, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको ये बता दिया गया है कि इसके और भी नाम है, जैसे कि इसका पहला नाम मतलब अलग एक और निकनेम स्टार्ट होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, फिर है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब इनमें से कोई भी पूछ लिया जाए, कुछ भी बोल दिया जाए, तो क्या बनाना है हमको, PPC, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि हमारे पास में दो गुड्स हैं, नाम सब पढ़ के समझ में आ रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, उस प्रोडक्शन की कितनी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है दो गुड्स के साथ में, तो उन कॉम्बिनेशन को देखने पे जो कर्व ड्रॉ होगा वो कहलाएगा हमारे लिए PPC कर्व, ठीक है। फिर है इसके अजम्पशन। ओके, तो ये अजम्पशन है कि यहाँ पर सिर्फ दो ही गुड्स होने वाले हैं, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी कांस्टेंट है, हमारे रिसोर्सेज जो है वो हमने एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किए हैं और फुल यूटिलाइज़ किए हैं, और रिसोर्सेज हमारे स्पेसिफिक नहीं हैं, पर्टिकुलर नहीं है, हमारे पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो ये है आपका सुंदर सा स्केड्यूल। PP का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, कि आपके पास में ये सात कंडीशन है जहाँ पे आप लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं, 7 सिचुएशन है, 7 कॉम्बिनेशन गिवन है जहाँ पे आपको प्रोडक्शन करना है। आपके पास में एक यूनिट है राइस, दूसरा है वीट, ठीक है। आप एक जगह दो अल्टरनेटिव, दो गुड्स, ये हमारे गुड्स हैं, ये दोनों जो हैं हमारे गुड्स होने वाले हैं यहाँ पर, इन गुड्स का हम लोग प्रोडक्शन लेने वाले हैं। PP का मतलब होता है प्रोडक्शन, दिख रहा है ना, हाँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हमारे पास में 7 कंडीशन है, दो गुड्स हैं, एक में हमने लिया है राइस, दूसरे में लिया है हमने वीट। अब इसको आप देख लो कि जब हमने
एक कॉम्बिनेशन हमारा, 2 कॉम्बिनेशन को देखेंगे, बाकी के अपने आप चलते चले जाएंगे। पहले कॉम्बिनेशन में देख लीजिए कि आपने जितने भी रिसोर्सेज थे उसको आपने कंप्लीट प्रोडक्शन पे किसके लिए लगा दिया है, वीट के लिए, क्योंकि यहाँ पे 0 यूनिट्स ऑफ राइस प्रोड्यूस हुए हैं, 21 यूनिट्स ऑफ वीट प्रोड्यूस हुए हैं। तो क्या देखने पे आ रहा है कि जब आपने आपके पूरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल सिर्फ किसी एक गुड्स को प्रोडक्शन में लेने के लिए लगाए हैं, तो आपको मैक्सिमम यूनिट्स जो हैं वो कितनी मिली हैं, मैक्सिमम यूनिट्स जो हैं वो कितनी मिली हैं हमारी 21। लेकिन वहीं पर जब आपने सारे रिसोर्सेज को प्रोडक्शन में सिर्फ राइस के लिए लगाया है, तो आपको मैक्सिमम यूनिट्स कितनी मिली हैं, इसकी मैक्सिमम यूनिट्स आपको मिली हैं 6, और यहाँ पे 0 था। जब आपने, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, जब आपने आपके जितने भी रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं उनको आपने जब प्रोडक्शन में लिया, उनको जब आपने प्रोडक्शन सिर्फ किसी एक गुड को बनाने में लिया और दूसरे को 0 रखा है, उसकी प्रोडक्शन नहीं ली है, तो आपको कितने मैक्सिमम यूनिट्स मिले हैं, 21 ऑफ दैट गुड। लेकिन वहीं पर जब आपने दूसरे गुड्स को बनाने में आपके रिसोर्सेज को कंप्लीट एफिशिएंट यूज़ किया है, तो आपको मैक्सिमम यूनिट कितनी मिली हैं, 6। बाकी ये बीच के कॉम्बिनेशन भी देखेंगे, लेकिन ये 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आपने किसी एक को बनाने में ही आपकी पूरी एनर्जी लगा दी है, तो आपको मैक्सिमम वीट में 21 मिली हैं और मैक्सिमम यूनिट आपको राइस में 6 मिली है। तो देखते से समझ में आ रहा है कि हमारे लिए एफिशिएंट इफेक्टिव कौन सा है, वीट, क्योंकि जब मैं अपने पूरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मुझे मैक्सिमम 21 यूनिट्स मिल रही हैं। वहीं पर जब मैं यहाँ पर मैक्सिमम रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही हूँ, कंप्लीट रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मुझे मैक्सिमम 6 यूनिटें मिल रही हैं। तो द डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत साफ है कि हमारे लिए जो बेस्ट है, हमारे लिए जो सुंदर है, खूबसूरत है, वो हमारे लिए है वीट। ठीक है, इस शेड्यूल को आप लोग बना लेना पॉज करके वीडियो, वैसे तो बन गया होगा अब तक। पीपी का मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, जो 7 सिचुएशन में आपको गुड्स बनाने की, अगर ये इतना बना है तो ये। अब आप लोग देखो कि अगर आपको यहीं पे समझा देती हूँ इस शेड्यूल में कि अगर आपको 1 यूनिट ऑफ राइस को प्रोड्यूस करना है तो आपको वीट की 1 यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पहले 21 बन रही थी, लेकिन जैसे ही आपने राइस का प्रोडक्शन भी चालू कर दिया तो आपको यहाँ पे सेक्रीफाइस करना है, डाउन आते जाना है। जितनी ज़्यादा इधर यूनिट बनेंगे उतना ज़्यादा सेक्रीफाइस आपको यहाँ करने को मिलेगा, कि आपको यदि राइस बनाना है तो आपको वीट को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, वीट की यूनिट्स ऐसा नहीं है कि 21 यूनिट्स पे ही हमको 6 यूनिट भी मिल जाएंगी। रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास में। ठीक है, तो वो किसी एक का ही प्रोडक्शन में ले सकते हैं या फिर ऐसे कॉम्बिनेशन से प्रोडक्शन में जा सकते हैं जहाँ पर ये देखने को मिलेगा। और आगे आपको इसका ऑब्जर्वेशन बता देती हूँ। अब ऑब्जर्वेशन ये है कि रिसोर्सेज आर मोर सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ वीट दैन राइस। ये तो मैंने पहले भी बता दिया था कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो वीट और राइस में से, प्रोडक्शन ऑफ वीट देन राइस, वीट और राइस में से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सुटेबल वीट के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जब पूरे रिसोर्सेज यूज़ कर दी तो 21 यूनिट मिला है मैक्सिमम, और जब पूरे रिसोर्सेज राइस में लगा दिए तो 6 यूनिट मिली हैं। ठीक है, फिर है वही चीज़ जो पहले बोली थी कि गेनिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ वन गुड रिक्वायर्ड सेक्रीफाइसिंग अनदर गुड्स। आपको यदि 1 यूनिट को बढ़ाना है, गेन करना है, अगर आपको गेन करना है तो आपको अगली यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने राइस का 1 यूनिट बनाया तो आपको 21 से 20 पर स्विच करना पड़ गया। ठीक है, फिर है गेनिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ वन गुड रिक्वायर्ड सेक्रीफाइस इंक्रीजिंगली एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर। लगातार कंटिन्यूस आपको सेक्रीफाइस करना, ऐसा नहीं है कि एक जगह पर आकर आपके दोनों रिसोर्सेज बढ़ना चालू हो जाए, दोनों प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको राइस को प्रोडक्शन में लेना है तो आपको वीट को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी है, जब रिसोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो वो उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कम होने लग जाती है। उनकी जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी है वो डिक्लाइन होने लग जाती है। इसलिए जब हम शिफ्ट करते हैं एक गुड से दूसरे गुड्स पर, इसलिए आपको उसको लगातार कंटिन्यूस आपको सेक्रीफाइस करना ही रहेगा। तो अब आप लोगों को देखना है ग्राफ के बेसिक्स। तो इसको देखने के लिए आपको अपने हाथ में रखना पड़ेगा पेन, पेंसिल, स्केल, रबर, शार्पनर, जितनी भी स्टेशनरी है वो साथ में रखना। डोंट ड्रॉ दिस ग्राफ विदाउट यूजिंग स्केल। आपको स्केल को यूज़ कर ही ग्राफ को बनाना है, बिना स्केल को यूज़ करे बनाओगे
कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उससे आदत भी डलेगी, क्योंकि एग्जाम में आपको स्केल को ही यूज़ करना है अल्टीमेटली, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ का बेसिक आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ हमारी जो एक्सिस होती है, खूबसूरत सी, कहाँ गया मेरा पेन गाइज, हाँ ये रहा, इसको कहते हैं हम हमारी वाई एक्सिस, और ये है हमारी खूबसूरत सी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे इंटर डिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं यहाँ पे, दैट मीन्स जो कि हम सेक्रीफाइस करने वाले हैं, ठीक है, सेक्रीफाइस होने वाला है। यहाँ पर आता है, नीचे जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ पे आता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे आता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको कहते हैं गेनिंग, ठीक है। जो हम सेक्रीफाइस करके जो गेन करने वाले हैं वो गेनिंग वेरिएबल आता है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये पहला बेसिक सा है कि वाई एक्सिस पे आएगा इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब है हमारे पास में ये नीचे की लाइन, ऊपर की लाइन क्या है ये, तो सीखते हैं। हाँ, ये लाइन हमेशा याद रखना कि आपको ये दोनों चीज़ें लिखना है हमेशा जीवन भर। वाई एक्सिस, इसके मार्क्स होते हैं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है कि वाई एक्सिस कौन सी होती है और एक्स एक्सिस कौन सी होती है, ठीक है। तो ये हमेशा उसको सैल्यूट मार के आना कि मुझे मालूम है कि एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है। अब ये इस चीज़ को बोलते हैं, जो ये कर्व क्या, ये जो वो एरो आ रहा है हमारा, मेरा पेन कहाँ चला जाता है गाइज, मुझे दिखता नहीं, हाँ ठीक है। ये जो एरो आ रहा है इसको कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, एरो जो आ रहा है उसको कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। ये इनवर्स रिलेशनशिप होती जब जाकर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। अब इनवर्स रिलेशनशिप मतलब क्या, जब हमारा इंटरडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो नीचे आएगा, मतलब जो कम होगा, सेक्रीफाइस हम जिसको करने वाले हैं वो कम होगा, और हमारा जो एक्स एक्सिस पे वेरिएबल है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। लाइन स्केल से ड्रॉ करना मेरी चलेगी, और यहाँ पर ओ लिखा रहता है 0, ठीक है। तो जब y कम होगा और ये बढ़ेगा, ये कम होगा और ये बढ़ेगा, तो स्लोप की जो लाइन है, जो एरो है, वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। दिख रहा है ना, ये नीचे को टच करने के लिए आएगा, नीचे देखने के लिए आएगा। ये आगे बढ़ रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और वो इनवर्स रिलेशनशिप के कारण बनता है। क्यों, क्योंकि कोई एक चीज़ लगातार गिर रही है और दूसरी बढ़ रही है, किसी के गिरने से किसी को रास्ता मिल रहा है, कोई आगे जा रहा है, तो वो कहलाता है इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। वो साथ साथ एक काम नहीं कर रहे हैं कि तू भी बढ़ मैं भी बढ़ता हूँ, ये वाला काम वो लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो रिलेशनशिप कहलाई जाएगी इनवर्स रिलेशनशिप। और इनवर्स रिलेशनशिप में हमेशा याद रखो, जो ग्राफ है, जो एरो जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग एरो होता है। अब है हमारे पास में दूसरा, अब ये है, ये नीचे देख रहा है तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, अब ये ऊपर देख रहा है तो ये होता है अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। अपवर्ड स्लोपिंग ये होता है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप ठीक है, बिटवीन द वेरिएबल्स, ऊपर भी लिख लेना, बिटवीन द वेरिएबल्स, ये ऐसे, ठीक है। हमेशा की तरह वही, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारे पास में वो भी बढ़ रहा है, वाई एक्सिस वाला भी बढ़ रहा है, और ऊपर डाल रही हूँ, नीचे लाइन ड्रॉ करना, और ये वाला भी हमारा बढ़ रहा है, तो एरो किधर जाएगा, अपवर्ड फेसिंग,
ठीक है, ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ बताएगा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो साथ में डील कर रहे हैं, कि वाई एक्सेस वाला भी बढ़ रहा है तो एक्स एक्सेस वाला भी बढ़ रहा है, तू भी बढ़ मैं भी बढ़ता हूँ, तू भी चल मैं भी चलता हूँ। तो ये जो रिलेशनशिप कहलाती है डायरेक्ट रिलेशनशिप कहलाती है। वैसे ही जो ऊपर वाली थी वो इन्वर्स रिलेशनशिप है और नीचे वाली जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, याद रखना कि इन्वर्स वाले में डाउनवर्ड फेसिंग आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा, और डायरेक्ट रिलेशनशिप में आएगा अपवर्ड स्लोपिंग एरो। ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ स्लोप। अब स्लोप कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला स्ट्रेट लाइन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये 3 स्लोप होते हैं। इनके ग्राफ को ड्रॉ करके बता देती हूँ मैं, क्योंकि स्पेस नहीं, मतलब स्पेस क्या, मेरे पास में उस वक्त मतलब स्पेस की प्रॉब्लम आ रही थी, आपको एक ही पेज पे समझाने को है मुझे, इसलिए मैं अपने हाथ से बना रही हूँ। आप लोग स्केल पेंसिल का इस्तेमाल करना। बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्केल पेंसिल को फर्स्ट डे से यूज़ करोगे तो आगे चलकर हैबिट बनेगी। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलेगा। तो पहला ग्राफ है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट वाला, तो उसके लिए मैं ड्रॉ करूँगी। अरे यार शिट, बहुत ही गंदा बना रही हूँ मैं, पर ठीक है। ये ऐसी लाइन, ये हमारी है वाई एक्सेस और ये है हमारी एक्स एक्सेस। स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं है, इसको कहते हैं कांस्टेंट हो जाना। ठीक है, नो चेंज, नो अपडेशन, कुछ भी नहीं है, सब सेम ही है, सब बिल्कुल, इसलिए वो कांस्टेंट आता है। ठीक है, फिर आता है कॉनकेव। सेकेंड ग्राफ आता है हमारा, स्लोप जो है, मतलब सेकेंड स्लोप जो बनता है वो बनता है हमारा कॉनकेव। वही हमारी, ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है हमारी एक्स एक्सिस। वेरिएबल्स याद रखना, कहाँ डिपेंडेंट कहाँ इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, कॉनकेव कैसा बनता है, ये यहाँ से जॉइन होके यहाँ बन जाता है। ये बनता है क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसलिए कॉनकेव आता है। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए भी एक टेक्निक और ट्रिक दूंगी, तो वो याद रखना। अब है कॉन्वेक्स, ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे बनता है। तो ये क्यों आता है ऐसा, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये वाले स्लोप आते हैं। ये बेसिक्स हैं कि अगर कोई चीज़ डिक्रीज़ होगी तो वो स्लोप ऐसे लेके जाएगा, कोई चीज़ इंक्रीज़ होगी तो वो स्लोप कॉनकेव पे आएगा, कोई चीज़ बदल ही रही है, कांस्टेंट है, तो वो आएगा हमारे पास में ऐसे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। ठीक है, अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स को जिनको डिफरेंस पता होता है तो उसके लिए तो वेरी वेरी गुड, लेकिन जिसको नहीं हो, जो मेरे जैसे बच्चे होते हैं जिनको डिफरेंस समझ नहीं आता कि कॉनकेव कैसा बनता था, कॉन्वेक्स, हमने साइंस में पढ़ा था ना वो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर्स, तो उसको याद रखने के लिए कॉनकेव का मतलब क्या होता है, हमारी सुंदर सी गुफा के अंदर जो लोग होंगे उनको, ये ऐसे ड्रॉ मत कर देना, बता रही हूँ, तो हमारी गुफा के अंदर लोग बंद कर दिए तो ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव। केव के अंदर लोग बंद हैं तो कॉनकेव, और इस गुफा को हम उल्टा कर दें तो ये हो जाएगी कॉन्वेक्स। ठीक है, ये आ जाएगा कॉनकेव, और इसी को उल्टा पलट दूँ, देखो पलट दूंगी तो ये ऐसी आ जाएगी और ये कहला जाएगी कॉनवेक्स। ठीक है, बहुत ही घटिया राइटिंग आ रही है आई नो, पर ठीक है आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो ये टेक्निक है कि गुफा के अंदर लोग हैं, मतलब केव के अंदर, तो कॉनकेव ऐसा बनेगा, केव के अंदर यहाँ लोग मौजूद हैं, सामान यहाँ पर है हमारा, तो वो कॉनकेव, और उस गुफा को मैं उल्टी कर दूँ सारे लोग बाहर निकल जाएंगे और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो है ना ये ठीक है, ये वाले ड्रॉ मत करना, एक तो ये गोले गोले, और ये वाला ये, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। ये मैंने डिफरेंस बताया कि याद रखने के लिए ऐसी टेक्निक्स आप बना सकते हो। फिर है स्लोप का फॉर्मूला। अब हमने जो स्लोप पीछे देखे हैं उनके फॉर्मूले को देखना है, मतलब हमारा जो पीपीसी का कर्व है उसको देखने के लिए हमको फॉर्मूला देखना है, उसको निकालते कैसे हैं, स्लोप को निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो अब हमेशा की तरह मेरा पेन फिर गायब हो गया, नहीं मिल गया मुझे। वाई एक्सिस, ये है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये 0, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर हमारा इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट जो भी कहना है आपको, डिपेंडेंट। ठीक है, ऐसे सपोज़ कुछ ना कुछ ऐसे, फॉर सपोज़ कि आपने अगर मिल जाओ सिम
अच्छे से बनाना, ठीक है। मैं कैसे बना सकती हूँ क्योंकि मैं चलेगा, मैंने पढ़ लिया है इसको। ऐसे लिखो, ये इतना प्रोडक्शन किया था तो हमको ये इतना मिला था, फिर हमने इतना प्रोडक्शन किया तो ये हमको इतना मिला था, ठीक है। अभी ये लाइंस को मैच कर देना, इसलिए कह रही हूँ कि स्केल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये दोनों स्लोप टच करने चाहिए, ठीक है। ये कांस्टेंट लाइन है। अब आपको स्लोप का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। स्लोप मतलब ये स्लोप को आपको बताना है कि एग्जैक्टली क्या चेंज आया है यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने पर और यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने पर, क्या मेहनत लगी होगी, क्या चीज़ें लगी होंगी, उसको निकालने के लिए, वो चेंज को निकालने के लिए हमको ये स्लोप का फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला जो है, मैथ्स पढ़ा है ना, साइन कॉस टेन, जिसको हम याद करते थे, जिसकी टेक्निक्स को याद करने के लिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले हम लोग याद रखते थे। आई डोंट नो कि आप लोगों को ये टेक्निक पता है कि नहीं, पर हम लोग तो ऐसे ही याद करते थे। अब ये ठीक है, वो पढ़ लिया, 10वीं की बात है, 11वीं में आ जाओ, ठीक है। तो ये जो स्लोप है हमारे पास में, ये वाला पार्ट, ये जो चेंज मिला है हमको यहाँ से यहाँ आने पर और यहाँ से यहाँ आने पर, मतलब ये वाला पार्ट, ये जो है इसको हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम बना देंगे छोटू सा एंगल, ठीक है, और यहाँ पे उसको ऐसे कर देंगे थीटा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आपको लगेगा टेन थीटा का फॉर्मूला, जिसको क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, P अपॉन B का फॉर्मूला आता था। और हमारी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ आने पर मतलब चेंज इन Y, ये जो ट्राइंगल है ना, इसका मतलब, हाँ यहाँ लिख लो, इसका इस साइन का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। यहाँ से P से P1 पर आने पे कितना लगा और Q से Q1 पर जाने में कितना चेंज लगा है आपको वो देखने को। तो यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन X, तो फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको खूबसूरती से लिखें आप, 5 स्टार है हमारे पास में, बना लेना, ठीक है। तो ये स्लोप का फॉर्मूला निकला है कि ये वाली जो एरिया है, दिस वन और दिस वन, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो ये एंगल से हम निकालेंगे। इस एंगल को हमने थीटा मार्क करा, ये एंगल थीटा है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वही हमारा कि ये वाली परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस जो है, बहुत ही घटिया ड्राइंग होती जा रही, पर आप लोग देख लेना, ये वाला जो बेस है उसको देखना है हमको। पर अब ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, चेंज इन Y, P से P1 पर आने पर Y को कितना चेंज लगा होगा, और बेस को मतलब Q से Q1 पर शिफ्ट करने पर हमारे X को कितना चेंज लगा होगा। तो वही फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X, ठीक है। ये हमारे स्लोप का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करने को मिलेगा, तो इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ये है इम्पॉर्टेंट भाई, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही आपके पीपीसी का स्लोप है। मैं ड्रॉ करने वाली हूँ जिसको, और यहाँ पे आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताने वाली हूँ, ठीक है। तो पीपीसी का जो स्लोप है वो सबको पता है कि कॉनकेव होता है, क्योंकि एमआर किसी वजह से, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट की वजह से जो है, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से वो बढ़ता ही चला जाता है, तो उसकी वजह से हमारा जो है वो कॉनकेव बनता है, ठीक है। तो कॉनकेव बना देती हूँ मैं, और उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस को आपको समझा देती हूँ, ठीक है। अब ये मेरा स्लोप बन गया है, ये देख लेना आप लोग, हाँ ठीक है। ये स्लोप, ये मेरी है y एक्सिस और ये मेरी है x एक्सिस। वेयर इज़ माई x एक्सिस, हाँ ठीक है, ये मेरी है x एक्सिस, ठीक है। ये O मतलब 0। और अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशंस, ठीक है, अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए मैं कर देती हूँ पेन चेंज, कलर चेंज मतलब पेन का, जिससे कि आपको वो रहे, पेन का कलर मैं ब्लैक कर देती हूँ। अब आप लोग मतलब ध्यान देना कि ये बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है जिसको आप लोग खुद भी आंसर कर सकते हो। अब जैसे मैंने बोला कि कॉनकेव हमने पढ़ लिया है, तो कॉनकेव का मतलब कि जो भी चीज़ें इस सर्कल के अंदर है, मतलब यहाँ जो भी चीज़ें पाई जाएंगी वो मैं अटेंड कर सकती हूँ, ठीक है, वो मेरे लिए अफोर्डेबल है, वो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, ठीक है।
जो चीज़ इस लाइन के ऊपर आएगी, मतलब अगर यहाँ कहीं आ जाए, यहाँ कहीं आ जाए, तो उसको भी मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ इस लाइन के बाहर चली जाए, मतलब ये मेरे लिए क्या है, इसको नीचे लिख देती हूँ, ये मेरे लिए है लक्ष्मण, ये मेरे लिए है, सॉरी, ये मेरे लिए है लक्ष्मण रेखा, जिसको मुझे क्रॉस नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं इसको क्रॉस कर दूंगी, अगर यहाँ आने की कोशिश करूँगी, तो मेरे लिए ये अफोर्डेबल नहीं है, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो इस लक्ष्मण रेखा को मुझे कभी क्रॉस नहीं करना है। इस या तो इसके ऊपर या तो इसके अंदर ही काम कर सकती हूँ मैं, इसके बाहर जाने की मेरी औकात नहीं। तो अब ये जो सर्कल बने हैं, ये जो चीज़ें बनी हैं, इनके कुछ नाम होंगे, बिल्कुल नाम होंगे। तो सबसे पहला है ये वाला पॉइंट, मतलब अब इसको थोड़ा सा मैसी हो जाएगा लिखने में, पर ठीक है लिखते हैं। ये है अटेनेबल, अटेनेबल कॉम्बिनेशन है ये आपका, अटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये वाला जो है ये भी आपका अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। अटेनेबल कॉम्बिनेशन, ब्लैक पेन से राइटिंग अच्छी आ रही है ना। और ये वाली जो डॉट्स हैं ये आपके लिए है अनअटेनेबल, कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये दो जो अटेनेबल हैं उसमें भी डिफरेंस है कि अगर आप यहीं तक पहुंच पाए हो, यहीं तक आपने प्रोडक्शन करा या यहीं तक आपने प्रोडक्शन करा है, तो ये जो गैप छूटी है वो क्यों छूटी होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ मतलब इफ़ेक्टिव वे में यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। अटेनेबल कॉम्बिनेशन विथ लेस इफेक्टिवनेस, और या फिर यहाँ पे रिसोर्सेज अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि आप यहाँ तक इस लाइन तक प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है, इस लाइन तक आप लोग आ सकते हो। तो अगर अटेनेबल कॉम्बिनेशन इसके अंदर अंदर दिखता है तो मतलब आपने यहाँ पे है विथ लेस इफेक्टिवनेस, लेकिन और रिसोर्सेज भी फुल्ली यूटिलाइज नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पे लाइन पे प्रोडक्शन आ जाता है, बिल्कुल डॉट टच करते हो, तो ये है हमारा विथ इफेक्टिवनेस और रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज्ड, ठीक है। ये आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल गई कि अटेनेबल अगर अंदर की साइड पे आ रहा है, यहाँ कहीं भी अगर आ रहा है, यहाँ 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 आ रहा है, तो वहाँ पर आपने इफ़ेक्टिवनेस नहीं दी है, ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस के साथ काम नहीं हुआ है, और वहाँ पर आपके रिसोर्सेज भी कम यूटिलाइज हुए हैं। और वहीं पर अगर आप देखते हो कि लाइन पर आपका प्रोडक्शन आ गया है, आपने डॉट टच कर दिया है, तो मतलब आप उस कॉम्बिनेशन को अटेंड कर सकते हो, वो आपकी औकात के अंदर है, आप खरीद सकते हो, आप उसको देख सकते हो, ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपके रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज किए गए हैं और आपकी प्रोडक्शन भी इफ़ेक्टिवनेस के साथ में हुई है। लेकिन इस लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया आपने, आप यहाँ कहीं पहुँच गए, इस डॉट पे आ गए, इस डॉट पे आ गए, इस डॉट पे आ गए, तो वो आपकी औकात बाहर हो जाएगा, ठीक है। लिमिटलेस, मतलब सॉरी लिमिटलेस क्या, ये हमारे बिल्कुल बाहर है, हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, ठीक है। ये हमारे लिए अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और याद रखना कि एक्स एक्सिस पे आएगा हमारा वी, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपका यही स्लोप जो आपको याद रखना है। अटेनेबल, अनअटेनेबल, अटेनेबल कॉम्बिनेशन विथ इफेक्टिवनेस और रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज कैसा बनता है, और वाई एक्सिस पे कौन आएगा और एक्स एक्सिस पे कौन आएगा, वो आप लोग पहले ही देख चुके हैं। ये वाला जो स्लोप है वो आप लोगों के लिए वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को लिखना है, सुंदरता से लिखना, ठीक है। और नोट्स में आपको बहुत सुंदर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर पेन स्केल नहीं है मेरे पास पेन, तो ठीक है आप लोग देख लेना। अब है स्लोप ऑफ पीपीसी, आपको पीपीसी के स्लोप को पढ़ना है, ठीक है। तो पीपीसी का स्लोप जो है वो हमारा सबसे पहला है डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड ही हैं, बहुत अथाह रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास में। और कॉनकेव टू ओरिजिन,
ठीक है। कॉन्केव टू ओरिजिन इसलिए बिकॉज ऑफ MOC। मैं यहाँ लिख देती हूँ, बाद में पढ़ने को मिलेगा कि MOC क्यों है, पर यहाँ लिखा हुआ है ना शायद, हाँ ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि गेनिंग ऑफ वन गुड रिक्वायर्ड सेक्रीफाइसिंग अनदर गुड। अगर आपको गुड एक्स चाहिए, मतलब आपको राइस चाहिए, तो आपको वीट को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो सेक्रीफाइस करने के कारण ही हमारा जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है, और हमारे पास में रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही है, तो हम उनको यूज़ इस तरीके से ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों एकदम कंप्लीट हमको सेटिस्फेक्शन लेवल पे हम उसको प्रोडक्शन पे नहीं ले सकते हैं, या तो वीट या तो राइस, या तो फिर वो दोनों के कॉम्बिनेशन को, कि अगर मुझे राइस चाहिए तो मुझे वीट को सेक्रीफाइस करना शुरू करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर है कॉन्केव टू ओरिजिन। कॉन्केव टू ओरिजिन इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो देख लिया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खो दिया वही मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन अब ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो वो आपको आगे पढ़ाऊंगी मैं क्या होता है। लेकिन ये इसके रीज़न है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए कि अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो आपको अगले को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, और हमारे पास में रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। कॉन्केव इसलिए है क्योंकि लॉ ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब वो आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ लेते हैं हम। इसका मतलब होता है रेशियो। पहले मैं पेन चेंज कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब होता है ये खूबसूरत सा रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ सेक्रीफाइसिंग गुड्स एंड गेनिंग गुड, कि सेक्रीफाइसिंग गुड और गेनिंग गुड का रेशियो क्या बनता है, ठीक है। इट मीन्स नंबर ऑफ यूनिट वन गुड नीडेड टू बी सेक्रीफाइस्ड। आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सॉरी वो थोड़ा एडिटिंग करना पड़ गया, देखा नहीं था मैंने, ठीक है। तो ये है, इट मीन्स नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन गुड नीडेड टू बी सेक्रीफाइस, मतलब आपको वीट की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि आप आपके अनदर गुड को गेन कर सको। तो वो यूनिट को निकालना, वो सेक्रीफाइस और उसको निकालना, उसके रेशियो को निकालना ही हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको कि वाई एक्सिस पे कौन रहता है, हमारा खूबसूरत सा वीट, मतलब अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइसिंग गुड, तो मतलब चेंज इन वाई, क्योंकि वाई कम होगा, 21 से 20 पे शिफ्ट हुआ होगा, तो वो चेंज देखना पड़ेगा कि कितना चेंज लग रहा है। अमाउंट ऑफ गेनिंग गुड 0 से 1 पे जाएगा, तो मतलब चेंज इन एक्स, कुछ बढ़ रहा है ना, चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स कर दोगे तो आपको मिल जाएगी MOC। पर अब ये फॉर्मूला तो कहीं पढ़ा हुआ सा लग रहा है, अभी ही पढ़ा ना, स्लोप ऑफ, हमने स्लोप का फॉर्मूला निकाला था कि स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, तो यही फॉर्मूला बन जाता है MOC का भी, इसलिए इसको कहते हैं MOC ही होता है स्लोप ऑफ PPC, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है और इसको एक्सप्लेन करने को भी आ जाता है, तो ये चीज़ याद रखो कि MOC ही स्लोप ऑफ PPC कहलाता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी वही है जो हमारे स्लोप का फॉर्मूला है कि हमको चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स निकालने से हमें MOC मिलता है कि कितना रेशियो आएगा, कितने उससे लगता है कि कितना अमाउंट हमको सेक्रीफाइस करना है वीट का, सो एज टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ राइस, कि हमको राइस को अगर बढ़ाना है तो हमको कितना अमाउंट मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वीट के लिए, ठीक है। MOC स्लोप ऑफ PPC भी कहा जाता है, इसको याद रखना। और हाँ, अब हमेशा PPC MOC चलते रहेंगे तो इनको निक नेम्स को याद रखते चलो। MOC का मतलब होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब ये है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसकी वजह से ही आपका जो स्लोप है वो कॉन्केव आता है, डाउनवर्ड और कॉन्केव। कॉन्केव जो है वो इसलिए क्योंकि ये कहता है दैट इंक्रीजिंग एडिशनल यूनिट ऑफ वन गुड वाई आर नीडेड टू सेक्रीफाइस सो एज टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। आपको लगातार सेक्रीफाइस करना है, ठीक है, लगातार आपको इंक्रीजिंगली सेक्रीफाइस करना है, इंक्रीजिंग उसमें सेक्रीफाइस, आपको कंटिन्यूस सेक्रीफाइस करना है आपके गुड्स वाई को, जो कि वाई एक्सिस पे, जो कि इंटरडिपेंडेंट है, जो कि वीट है हमारा, उसको आपको कंटिन्यूस सेक्रीफाइस करना है, जिससे कि आपको अनदर यूनिट ऑफ गुड्स मिलते चले जाएंगे, उसको गेन होता जाएगा, ठीक है। तो वो इसलिए इंक्रीज, इस लॉ की वजह से ही आपका जो वो कॉन्केव है, कॉन्केव स्लोप जो है वो स्लोप कॉन्केव आता है, ये है ना, ये ऐसा बनता है,
खूबसूरत सा। ये जो है ये जस्ट बिकॉज ऑफ MOC ही हमारा आता है, बिकॉज ऑफ MOC के लॉ की वजह से ये कॉनकेव है। ठीक है, ये वाला जो लाइन ड्रॉ होती है ना, ये कॉनकेव इसी की वजह से होता है, क्योंकि बढ़ते नंबर में ही उसको सेक्रीफाइस करना है। मतलब पहले 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको सेक्रीफाइस कर रहे हो। इसलिए आपका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाने के लिए मैंने अभी पढ़ाया था, इंक्रीज हो रही है कोई चीज़, इंक्रीजिंग में आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, इसलिए वो आपके लिए बन जाएगा कॉनकेव। ठीक है, ये लॉ यही स्टेट करता है, यही बताता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट, कि शिफ्ट कैसे होते हैं, मूवमेंट कैसे होते हैं, और पढ़ते हैं आगे तो पता चलेगा। ठीक है, शिफ्ट का मतलब अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट मतलब ऐसा, अगर ये मेरा ग्राफ है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये मेरा कॉनकेव बन गया। ठीक है, अब अगर ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, अगर ये A1 पे जा रहा है और ये B1 पे जा रहा है, मतलब कि ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो है ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ये क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि या तो मेरे पास में कोई नए रिसोर्सेस मिल गए हैं मुझको, तो मैं आगे जा सकती हूँ, मेरी लक्ष्मण रेखा को और आगे तक बढ़ा सकती हूँ, या फिर मेरे पास में कोई टेक्नोलॉजी का अपडेशन हुआ है जिससे मैं ज़्यादा प्रोडक्शन पे जा सकती हूँ। ठीक है, तो मेरी प्रोडक्शन लाइन और बढ़ जाएगी। ठीक है, PPC का जो कर्व है वो और आगे इंक्रीज़ हो जाएगा, जो शिफ्ट हो जाएगा, A से A1 पे आ जाएगा, B से B1 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट कहलाता है। ड्यू टू इंक्रीज़, वो ऊपर लिखे हुए हैं पर फिर भी इंक्रीज़ होने की वजह से आपको मिलता है यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट। अब इसी का उल्टा हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे कि आपका ये सिंपल सा सुंदर सा ग्राफ है, ये सब स्केल पेंसिल से ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, ये A है, ये B है। अगर आपका ग्राफ, आपका स्लोप जो है वो यहाँ आ गया A1 पे, B1 पे, मतलब इधर अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब रिसोर्सेज आपके ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, या तो आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है। पहले वाले में क्या हो रहा था, रिसोर्सेज बढ़ रहे थे और टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं या ख़राब हो गए या बिक गए हैं, जो भी हो गया होगा, क्या फिर टेक्नोलॉजी आपकी आउटडेटेड है, अपडेटेड नहीं है, जिसके कारण आपको ये चीज़ सेक्रीफाइस करने को मिलेगी, कम हो रही है आपकी प्रोडक्शन लाइन, आपकी लक्ष्मण रेखा और कम हो रही है। ठीक है, तो ये होता है ड्यू टू डिक्रीज़, मतलब डिस्ट्रक्शन। हाँ ठीक है, डिस्ट्रक्शन लिख देते हैं हम, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन, या फिर और आउटडेटेड एंड, और नहीं एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के कारण, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के कारण हमको मिलता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, हमको मिलता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, रोटेशन चलती है अब। ठीक है, अब एक्स एक्सिस से रोटेशन अगर एक्स एक्सिस पे होगी, मतलब आपकी रोटेशन अगर एक्स एक्सिस पे होगी, पहले ग्राफ बना दूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे ब्लैक पेन यूज़ करना पड़ेगा मुझको, रेड पेन से दिखेगा नहीं। ठीक है, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस मतलब देखो ऐसे, ये ऐसा सुंदर सा ग्राफ है। ठीक है, ये कॉनकेव है, ये हमेशा लिखना, हाँ, वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस, और ये 0 से स्टार्ट होगा। अब हमको पढ़ना है रोटेशन, तो देखो फटाफट, क्योंकि अब कंप्लीट करने वाले हैं हम इसको। रोटेशन मतलब क्या कि आपका कर्व शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ हल्का सा रोटेट हो जाएगा। ठीक है, रोटेट होना मतलब यहाँ से शुरू होगा और ऐसे 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 लाइन मारते करते 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 करते, ये डॉट अच्छे से मारना, यहाँ आ जाएगा, या फिर यहीं से शुरू होते होते यहाँ 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 आ जाएगा। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट C और ये है पॉइंट D। अब ये वाला जो रोटेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरे लिए राइटवर्ड, RIGST
राइटवर्ड रोटेशन कहलाएगा मेरे लिए ये, ठीक है। यहाँ पर इसलिए होगा बताती हूँ। और ये वाला जो रोटेशन है अगर इधर आता है तो ये मेरे लिए कहलाएगा लेफ्टवर्ड रोटेशन, लेफ्टवर्ड रोटेशन, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? राइटवर्ड रोटेशन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर मेरे रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो रहे होंगे या टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही होगी, तो मैं शिफ्ट कर जाऊँगी ए बी से, मेरा शिफ्ट जो हो जाएगा वो चला जाएगा ए सी पे। लेकिन अगर वहीं पर मेरे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं, लेफ्टवर्ड क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ डिक्रीज़ हुआ है, रिसोर्सेज डिक्रीज़ हुए हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं है, तो मैं शिफ्ट कर जाऊँगी ए बी से ए डी की तरफ, ठीक है। ए बी से ए डी की तरफ शिफ्ट कर जाऊंगी मैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा रोटेशन एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब अगर रोटेशन हम देखें वाई एक्सिस पे, तो यहाँ भी सुंदर सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, ये ऐसा खूबसूरत वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के ऊपर रोटेशन होने वाली है और एक्स एक्सिस, और ये ज़ीरो, ठीक है। ये मस्त सुंदर सा कॉनकेव, ठीक है। थोड़ा छोटा बन गया पर कोई बात नहीं, इरेज कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे बनाते हैं हम सुंदर सा ग्राफ। ये है मेरी वाई एक्सिस, ये है मेरी एक्स एक्सिस, ये है मेरा ज़ीरो और ये है मेरा कॉनकेव, ठीक है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब वाई एक्सिस के ऊपर रोटेशन जाएगी, मतलब उल्टी रोटेशन जाएगी। अगर हम यहाँ से, हाँ ठीक है, यहाँ से लाइन करते 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 इस पॉइंट सी पर आ जाते हैं, या फिर यहाँ से रोटेशन लेते लेते अगर हम शिफ्ट कर जाते हैं इधर, सही कर लेना यार गाइस, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। आ जाते हो पॉइंट डी पर, तो ये तो कहलाएगा राइटवर्ड और ये तो कहलाएगा लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड रोटेशन क्यों हो रही होगी? वही सेम रीज़न है कि आपकी टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई अपग्रेडेशन हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, इसलिए आपकी राइटवर्ड रोटेशन आ रही है, ठीक है। रोटेशन आ रही है इंक्रीज़ होने की वजह से, सॉरी, इंक्रीज़ होने की वजह से, या आपकी टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, ठीक है। अपडेशन के कारण, अपडेट होने की वजह से आपको राइटवर्ड रोटेशन मिल रहा है। वहीं अगर आपको देखने को मिलता है ये कहलाता है हमारा लेफ्टवर्ड रोटेशन, लेफ्टवर्ड रोटेशन, जो कि हो रहा होगा किसी ना किसी डिक्रीज़ या फिर आउटडेटेड चीज़ें होने की वजह से, आउटडेटेड। अब याद रखो कि एक्स एक्सिस पे कौन सा हमारा वो था, यहाँ पे था हमारे चावल के बारे में, और यहाँ पे बात चल रही हमारे वीट के बारे में, ठीक है। तो अगर कोई भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़, अपडेट और आउटडेशन जो है वो हमारे वीट की प्रोडक्शन में होगा, तो हमारा जो रोटेशन है वो वाई एक्सिस पे होगा। लेकिन वहीं पर कोई भी इंक्रीज़, डिक्रीज़, अपडेशन, आउटडेशन अगर हमारा राइस के प्रोडक्शन में होगा, राइस के प्रोडक्शन में होगा, तो वो रोटेशन होगी हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। याद रखना इस बात को। फिर है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अब होने वाला है हमारा ये जो है मतलब चैप्टर क्लोज। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैन पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले तो स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ कि पीपीसी कैन बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता है यहाँ पे? कब ऐसा हो सकता है? जब पीपीसी कांस्टेंट कब हो सकता है? जब आपका सेम अमाउंट ऑफ यूनिट आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, मतलब आपने वीट को सेक्रीफाइस सेम अमाउंट में किया है, तो ही आपका ये कांस्टेंट जा सकता है। और कॉन्वेक्स कब हो सकता है? जब आप कम से कम यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने राइस की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। वीट की यूनिट्स को आप कम से कम
सेक्रीफाइस कर रहे हो टू गेन एडिशनल अमाउंट ऑफ राइस यूनिट्स, पर ये दोनों ही इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ एमओसी कहता है कि हम इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ते क्रम में ही हम सेक्रीफाइस करने वाले हैं। तो कांस्टेंट तो गया, सेम अमाउंट ऑफ यूनिट हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाने वाले हैं और इसलिए ये कॉन्वेक्स और कांस्टेंट नहीं हो सकता है। तो इसका एक ही रीज़न है, ड्यू टू लॉ ऑफ एमओसी, ठीक है, क्योंकि एमओसी कभी भी कांस्टेंट और डिक्रीजिंग नहीं होता है, वो हमेशा बढ़ता ही जाता है, ठीक है, वो हमेशा बढ़ता है। इसलिए हमारा कॉनकेव और स्ट्रेट लाइन कॉनकेव हमारा जो है वो स्लोप बनता है, ठीक है। फिर है डज एन इकोनॉमी ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीसी, तो इसका आंसर है नहीं। एन इकोनॉमी में ऑपरेट ऑन और इनसाइड, या तो अंदर या तो मतलब अंदर मतलब कैसे कि इसका यार अब ये कैसे बनाऊंगी, चलो ठीक है बना के देखते हैं, छोटा सा बना देती हूँ। ये है हमारा ये मतलब या तो अंदर या तो इस डॉट के ऊपर, इस लक्ष्मण रेखा के ऊपर हम लोग ऑपरेट कर पाएंगे। अब इसके बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, इसके बाहर हमारी औकात बाहर काम हो जाएगा तो वो हम नहीं करेंगे। तो या तो इकोनॉमी इसके अंदर या तो इसके ऊपर, इस पीपीसी स्लोप के ऊपर ऑपरेट करेगी। द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट कि आप कहाँ ऑपरेट कर रहे हो तो वो डिपेंड करेगा कि आपके रिसोर्सेज आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, जो भी समझ में नहीं आया हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपकी हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ एंड हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लाने की कोशिश करती हूँ। तो आज का बेसिक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये सारी चीज़ों को याद रखना, कब राइट वर्ड शिफ्ट होगा, कब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, कैसे रोटेशन होती है, वाई एक्सिस पे कौन आएगा, एक्स एक्सिस पे कौन आएगा, ग्राफ के बेसिक्स को याद रखना, डाउनवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है, कैसे होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या, कैसे, किसके लिए, ठीक है। तो ये करना, पर ये स्टंट अकेले करना, घर वालों के सामने मत करना। एंड बस आज के लिए इतना ही। आज लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो कोई बात नहीं, चलता है। तो आई होप यू पीपल एंजॉय दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, मतलब आने वाले मंडे को अकाउंट्स वीडियो के साथ में। आपके शेड्यूल को फॉलो किया जाएगा, तब तक के लिए बने रहो पढ़ ले 11th कॉमर्स के साथ में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना टू नेवर मिस एन अपडेट। एंड ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, सी यू।